हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बच्चों, मैं अमोल गौड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं और हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। खत्म? हाँ जी, खत्म ही करेंगे क्योंकि ये हमारा अभी लास्ट लेक्चर है। कौन से चैप्टर का? 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। चलो बच्चों हम लोगों ने देखा था कि अब तक हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तक हम लोग आ गए थे। अब वहां से आगे हमें एक लास्ट वाला सेक्शन है जिसको देखना था और ये हमारा 12th लेक्चर है, पता है, लेकिन ये चैप्टर मैंने पहले कहा था कि दो चैप्टर्स का मिलके आ रहा है, इसलिए अभी हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के साथ में। बर्नौली इक्वेशन ये क्या कहती है, किस चीज के बारे में कहती है, ये पहले देखो। नॉर्मली जैसे हम लोग नदी का बहाव देखते रहते हैं, है कि नहीं बच्चों? तो नदी के बहाव में अगर आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे नदी का पूरा जो बेस होता है वो जहां पे ब्रॉड हो जाता है, जहां ब्रॉड है वहां पे वो स्लो हो जाता है। जबकि जैसे ही नदी अगर कहीं पे कुछ समझो पत्थर आ गए या कुछ हो गया जहां पे उसका एंड नैरो हो जाता है, वहां पे पानी का बहाव जो है, मतलब उसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। देखा होगा आप लोगों ने, है कि नहीं बच्चों? देखो ये बेसिक चीज है कि जहां पे ब्रॉड रीजन आ जाता है, वहां पे ब्रॉड रीजन पे क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी या कहो स्पीड कम हो जाती है। जैसे ही वाटर आगे जाने लगता है और अगर नैरो पॉइंट हो जाता है तो नैरो पॉइंट पे स्पीड बढ़ जाती है। करेक्ट है कि नहीं? कॉमन ऑब्जर्वेशन है और एकदम सही सी चीज है, सबने देखा है। लेकिन अब थोड़ा सा सोचो, जहां स्पीड बढ़ गई तो स्पीड बढ़ गई मतलब हमें क्या लगेगा बच्चों? फोर्स बढ़ गया होगा। फोर्स बढ़ गया तो हमें लगा होगा कि प्रेशर भी बढ़ गया होगा। जहां नैरो एंड है तो इसलिए हमें लगता है कि नैरो एंड पे क्या हो गया होगा? प्रेशर बढ़ गया होगा। करेक्ट है कि नहीं? और जहां पे ब्रॉड बेस है, उस ब्रॉड बेस पे हमें ऐसा लगता है कि वहां पे क्योंकि स्पीड कम है तो हमें लगा कि प्रेशर बहुत कम होगा। और यह लगना बहुत ऑब्वियस है, लेकिन यही तो फिजिक्स है बच्चों। फिजिक्स एक ऐसी वैसी फालतू की चीज नहीं है। फिजिक्स बहुत ही आपको डीपर और लॉजिकल कोई भी नॉलेज देती है और इसलिए आप लोगों को इसको ढंग से समझना पहले जरूरी है। एरोप्लेन का टेकिंग ऑफ हो या तो फिर आप लोग जिसको डीओ मार के किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो और वो डिओड्रेंट का जो या उसका जो मैकेनिज्म होता है बेसिक वो हो, कई सारी जगह पे अगर आप लोग देखोगे तो ये इक्वेशन लगती है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें ये देखने के लिए मैंने आपको पहले ही एक डायग्राम बना के रखी है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा तो हमारा, तो इसको प्रूव करना है हमें कि हां भाई प्रेशर एट द ब्रॉडर रीजन इज ग्रेटर देन द प्रेशर एट द नैरो रीजन। ये हमें प्रूव करना है, तो इसकी एक इक्वेशन लानी पड़ेगी। ओके बच्चों, उसके लिए कुछ एजम्पशन आएगा, सब कुछ आएगा और हम लोगों को इसी चीज के साथ में आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। थोड़ी सी चीजों को ध्यान दो, बेसिक चीजों के ऊपर फोकस करो। जैसे ऐसे इमेजिन करो कि यहां पे एक पाइप है जिसका यहां पे बॉटम, और ये एक स्टेशनरी कोई भी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्चुअली ये एक रेफरेंस लेवल है। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोगों ने एक पाइप ले लिया, हम लोगों को करना क्या है? देखो हमें देखने का है कि यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर, ये ब्रॉडर रीजन है, यहां का प्रेशर होगा बच्चों कौन सा? P1, है कि नहीं? और यहां का प्रेशर होगा P2, ऐसे मान के चलते हैं। तो जहां पे P1 प्रेशर है वो ज्यादा है P2 से, ये प्रूव करना है हमें, बस वही देखना है। और उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है वो निकालना है। यही हो जाएगी हमारी बर्नौलीज इक्वेशन। सो बच्चों देखो, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसको पहले देखो। ये है एक ब्रॉड रीजन से स्टार्ट होते हुए नैरो होने वाला पॉइंट, तो ये आ गया एक बेसिक पाइप। इसमें एक वाटर का फ्लो है, वाटर या लिक्विड कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन एक लिक्विड है इसमें। अब जैसे ही क्या हो जाता है, देखो जैसे ही वाटर यहां से फ्लो करेगा तो यहां पे प्रेशर कम होगा लेकिन स्पीड ज्यादा होगी, और यहां पे स्पीड कम होगी लेकिन प्रेशर ज्यादा होगा। ये हमें देखने का है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये जो इक्वेशन होगी, बर्नौलीज इक्वेशन जो होगी, वो हमें इक्वेशन जो है ना वो रिलेशन देगी किसके बीच का?
तो सबसे पहले देखो ये रिलेट करती है स्पीड ऑफ फ्लूइड को, दूसरी चीज प्रेशर को किसी भी पॉइंट पे, और जो हाइट है उस पॉइंट की उसको वो रिलेट करता है। हाइट का डिफरेंस जानबूझ के फिलहाल यहां पे लिया गया है, क्योंकि बाद में हम लोग एप्लीकेशन में जब वेंचुरी ट्यूब देखेंगे तब हम लोगों को इक्वल लेवल पे भी आने के बाद में क्या होता है वो समझेगा कि हाइट का अगर डिफरेंस 0 है तो क्या, ये भी हमें आ जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग हाइट के डिफरेंस को मेंटेन करते हुए ये बताने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कंसिडरेशन क्या है ये आपको बताऊंगा। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा वो चीजें लिखने में जो चीजें हमें थ्योरेटिकल है, मैं सीधा इक्वेशन तक पहुंचूंगा, कैसे आ रहा है वो आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आपका टाइम वेस्ट नहीं, मेरा टाइम नहीं, समझाने का काम है, वो थ्योरेटिकल वो बताऊंगा, उसको बस ध्यान से सुनना। ठीक है जी, चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग कंसिडरेशन देख लेते हैं। सपोज देयर इज अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर एट द बेस, सपोज इट हैज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया बेस पे A1, जहां पे इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो सेंटर है उसकी हाइट कितनी ले ली बच्चों हम लोगों ने H1। ओके बच्चों क्लियर है। यहां से जो वाटर एंटर कर रहा है हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं उसका प्रेशर है P1, कितना है P1। ओके, अब यहां से वो आगे वाटर जाएगा और हम लोगों ने आगे चलते ही एक हाइट H2 पे एक और हाइट ले ली हम लोगों ने, थोड़ा सा जहां पे जा रहा है नैरो, जहां पे हम लोगों को प्रेशर चेक करना है, तो वहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है समझो बच्चों A2, और ये पॉइंट पे इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे प्रेशर होगा P2। अब यहां से जब वाटर निकलेगा उसकी अपनी एक स्पीड होगी, उसको ले लेंगे V1, और यहां पे जब वाटर पहुंचेगा वहां पे जाने के बाद में नैरो पॉइंट पे वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो है समझो V2। तो देखो यहां पे V1 यहां पे V2, यहां पे प्रेशर P1 यहां पे प्रेशर P2, यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। कंसिडरेशन आ गया, और लिक्विड ऐसे फ्लो कर रहा है। आप देखते हैं सारी चीजों को कंसिडर करने के बाद मैं यहां पे हर चीज को लिखना आप तो जरूरी नहीं लगता है, डायग्राम सब कुछ बोलती है, डायग्राम देखते ही सब कुछ आपको कंसिडरेशन में लिखना है। बोर्ड्स के लिए बता रहा हूं, जब बोर्ड में अगर आपको बर्नौलीज इक्वेशन अगर निकालने को आई, उसका डेरिवेशन आ गया, तो आप लोगों को बस डायग्राम बनाना है, डायग्राम देखते हुए जो जो दिख रहा है वो बस अपनी तरीके से लिखना है। ओके बच्चों क्लियर है अभी। चलिए अब सबसे पहले इधर डायग्राम पे ही पूरा ध्यान होना चाहिए, सब कुछ डायग्राम बोलने वाली है, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। अब डायग्राम क्या कहती है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पूरा एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और यहां से लेके एक थोड़ा सा किसी भी पॉइंट, मतलब P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक, ये देखो यहां पे P पॉइंट है, इस P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक कुछ वाटर, कुछ वॉल्यूम ऑफ द वाटर अंदर जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। समझो यहां से लेके इतना एक वाटर चला गया, अब जितना वाटर अंदर चला जाएगा, जस्ट इमेजिन करो कि एक पाइप पूरा भरा हुआ है यहां पे, ओके पानी से भरा हुआ है। समझो मैंने अगर पीछे से कुछ और पानी भर दिया, जितना अंदर भरूंगा उतना ही यहां बाहर आएगा, करेक्ट है कि नहीं। वैसे ही यहां पे समझो मैंने जितना वाटर का वॉल्यूम आगे चला गया उतना ही यहां से आगे चला जाएगा, मतलब वॉल्यूम विल रिमेन सेम। समझ रहे हो ना आप लोग, P से लेके Q के बीच में जितना वाटर का वॉल्यूम है उतना ही R से लेके S के बीच में होगा, समझे। इसलिए ना वॉल्यूम पासिंग थ्रू एनी सेक्शन इन टाइम, हां टाइम उतना ही रहेगा बस। सो नाउ सबसे पहले हम लोग यहां पे बात कर लेंगे दिखने वाला चाहिए ना अच्छे से, ठीक है येलो ही ठीक है मुझे लग रहा है जी। नाउ वॉल्यूम, सबसे पहले हमें क्या देखने का है, वॉल्यूम कितना है पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। चलिए बच्चों, तो वो कितना आएगा बच्चों, कोई भी क्रॉस सेक्शन में इन टाइम, इन गिवन टाइम दैट इज अ डेल्टा टी, इन गिवन टाइम डेल्टा टी, तो वो कितना रहेगा बच्चों, dv लेंगे, कितना वॉल्यूम गया। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं आपको तो पता होगा, ये पाइप जो है ये सिलिंड्रिकल है, और सिलेंडर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द हाइट है ना। अब यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, और यहां से लेके P और Q के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है D1,
तो क्या मैं कह सकता हूं कि dv इज इक्वल टू, इधर के लिए कितना वॉल्यूम है बच्चों, ये पॉइंट P और Q के बीच में कितना वॉल्यूम गया बच्चों, देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू उसके हाइट या डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज अ D1। समझ रहे हो ना बच्चों? समझ नहीं रहे हो तो दोबारा वापस से ध्यान दे के सुनो, ये बहुत जरूरी है। ये जैसे ही समझ जाए काम आसान, ये ना समझे काम मुश्किल। ये आखिरी चीज है बच्चों जो समझनी है, इसलिए ध्यान दो। जितना वॉल्यूम यहां से आगे जा रहा है उतना ही वॉल्यूम यहां से आगे जा रहा है, इसलिए अब यहां से कितना वॉल्यूम गया है वो तो निकाल लिया, यहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू उसकी हाइट, तो हाइट है वहां का डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू, अब उतना ही वॉल्यूम इधर से इधर जाएगा टाइम t में, तो इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस है D2 और इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, तो क्या मैं कह सकता हूं दिस विल बी A2 इंटू D2, दिस विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। बच्चों समझ रहा है क्या? ये बहुत जरूरी चीज है बच्चों। देखो जितना वॉल्यूम यहां से आगे जाएगा, वॉल्यूम मींस स्पेस ऑक्यूपाइड, समझ रहे हो ना आप लोग, तो जितना स्पेस ये आगे जाएगा उतना ही स्पेस आगे निकलेगा इधर से। तो अब ये हो गया एक पार्ट। अब देखो इसमें हम लोग कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, जैसे कि थोड़ा सा चीजों को समझो बच्चों। जब हम लोग इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं प्रेशर का डिफरेंस, हम लोग उसको वर्क डन की टर्म में निकालना चाहते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है उसके आधार पर निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे और उसको मैकेनिकल एनर्जी जैसे कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसके टर्म में हम लोग इसको निकालने वाले हैं। समझ रहे हो ना? टारगेट किस हिसाब से जाने का उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे। आप लोगों को पक्का समझेगा, आराम से जाएंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है हमको, बस थोड़ा सा फोकस रखिएगा। ओके बच्चों, ठीक है। अब पूरा ध्यान यहां पे फिर से एक बार, ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो कि है dv इज इक्वल टू A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2। समझे? हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जिस लिक्विड को हम लोगों ने इसमें एज्यूम किया है, वो लिक्विड हम लोगों ने एज्यूम किया है एज अ आइडियल फ्लूइड। अब ये आइडियल फ्लूइड का क्या होता है बताता हूं। आइडियल फ्लूइड में इंटरनल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, जिसकी वजह से अपोज होता है खुद को, जिसकी वजह से एक अपोजिट फोर्स लगता है, वो फोर्स या वो ड्रैग जो है वो नहीं होगा। अब आप कहोगे ऐसा कोई लिक्विड होता है क्या? बिल्कुल नहीं। एक भी लिक्विड ने ऐसा जो परफेक्शन पे लेके जाए, कोई भी चीज परफेक्शन पे नहीं पहुंचती बच्चों, लेकिन हम लोग उसमें से मैक्सिमम तक लेके जाने की कोशिश करेंगे जहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्पेशली अगर आप लोग, मतलब ये तो छोड़ो, ये तो आइडियल फ्लूइड है हम लोग जिसको इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन वाटर ले लो। इन अ प्रैक्टिस वाटर को अगर आप लोग देखोगे तो वाटर का इंटरनल फ्रिक्शन ये निग्लिजिबल होता है, लेकिन निग्लिजिबल होता है, एकदम कम, ना के बराबर। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, अब हमें अगर नेट वर्क निकालने का है, नेट वर्क ऑन एलिमेंट, कहीं पे भी एक एलिमेंट पे, सो भी देखो हमें निकालने का है वर्क डन, लेकिन वर्क डन निकालने के लिए हम लोग बच्चों देखो क्या करेंगे। सबसे पहले देखो किसके वजह से, बाय इट्स सराउंडिंग फ्लूइड ऑन एलिमेंट बाय सराउंडिंग फ्लूइड, वो निकाल लेंगे। अब वो वर्क डन कैसे निकलेगा, ध्यान दो। वर्क डन इज इक्वल टू, अब कहां से लेके कहां पे वो पहले समझो, बिटवीन P2, यहां से लेके यहां तक गया, देखो ये थोड़ा सा आगे चला गया, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इतनी हुई डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट है ना? तो यहां से लेके एलिमेंट यहां तक, ये शुरुआत थी यहां पे, देखो यहां से शुरुआत थी यहां पे, यही पॉइंट ये यहां पे। तो अभी देखो इसके बीच में सब कुछ हो रहा है, सो लेके P से लेके R के बीच में, सो बिटवीन P एंड R वर्क डन कितना हो रहा है, P और R के बीच में कितना वर्क डन हो रहा है वो निकालने का है, क्योंकि उतना ही वॉल्यूम शिफ्ट हुआ है। तो अभी देखो W इज इक्वल टू, आपको तो पता होगा वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं यहां पे लिख रहा हूं नॉर्मली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स क्या होता है बच्चों, ओ ये बार बार होते रहता है। जी,
अब मुझे बताओ बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया। अरे ये कॉर्नर पे कुछ प्रॉब्लम है शायद इसको। ओके, मैं थोड़ा साइड में इधर लिख दूंगा बच्चों, कोई बात नहीं। चलो बच्चों, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब करते रहता है दुनिया में, कभी टेक्नोलॉजी कभी कोई। चलो, ये हो गया इसका प्रेशर इंटू इसका एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो भी होगा समझ गए। अब यहां पे लागू करने का है उसको हमें, तो सबसे हम लोग पहले देखेंगे कहां पे। सबसे पहले देखो पहले पॉइंट पे चलते हैं, तो यहां पे पहले पॉइंट पे अगर हम लोग जाएंगे तो अभी वर्क डन निकालने के लिए फोर्स, लेकिन फोर्स कितना है बच्चों? इस पॉइंट पी पे फोर्स है, इधर का प्रेशर इंटू इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन P1A1 इंटू यहां की डिस्प्लेसमेंट इधर से लेके इधर तक कितनी, D1 बराबर है क्या, प्लस प्लस कौन, ये पॉइंट R पॉइंट के ऊपर का, क्योंकि दो पॉइंट के बीच का निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो जिन दो पॉइंट के बीच में निकाल रहे हैं P और R, वहीं का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लिया है, उन्हीं का दोनों का प्रेशर का डिफरेंस देखना है। तो इसलिए देखो अब इधर आएगा P2A2, ये कौन हो गया भाई, ये छोटा P2 है, ठीक है, सॉरी, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसलिए मैं इधर मेंशन कर रहा हूं। सो ये है P2A2, ये हो गया फोर्स इनटू उसका डिस्टेंस ट्रेवल, इधर डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है D2, तो ये क्या हो गया उसका वर्क डन। तो यहां का वर्क डन इतना, यहां का वर्क डन इतना, टोटल वर्क डन कितना होना चाहिए दोनों को मिला के, लेकिन फिर भी इधर हम लोग पुट करेंगे माइनस। काहे पुट करना है इधर माइनस, बताता हूं। जब ये इसको पुश करेगा, ये इधर कुछ तो एक्शन होगी और एक्शन को मिलेगी रिएक्शन, मतलब इसके ऊपर एक अपोजिंग फोर्स रहेगा, है कि नहीं। ये जो लिक्विड के फ्लो को है ना, तो इधर का ट्यूब उसको अपोज करता है कि नहीं करता है बच्चों। देखो नैरो ट्यूब है, जब इधर से इधर आगे मैं यहां से पुश कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग द फोर्स फ्रॉम द बिहाइंड, तो आगे वाले अपोज करेंगे कि नहीं करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। इसलिए अपोजिंग फोर्स होने की वजह से ये वर्क डन भी अपोजिट डायरेक्शन में आने की वजह से यहां पे आ जाता है P1A1 D1 माइनस P2A2 D2। ओके बच्चों, ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये है सेकंड इक्वेशन, सारे इक्वेशंस को ध्यान में रखो, ये बहुत जरूरी इक्वेशंस है। मैं इनको मार्कआउट कर रहा हूं बच्चों, बाद में हम लोगों को इनको देखना भी है, इनको कहीं ना कहीं पे पुट भी करना है हमको, मेरा काम है आपको दिखा देना इनको बार बार जी। आगे बढ़ते हैं, वर्क डन निकल गया ना, ओके। अब देखो ये जो वर्क डन की इक्वेशन है या कहो ये डेरिवेशन है, इसको हम लोग थोड़ा सा अगर रीअरेंज करने की कोशिश करें तो क्या हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा। चलिए, इक्वेशन सेकंड कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वर्क ऐसे के ऐसे ही रखो, निकालना तो वर्क डन ही है, लेकिन अलग टर्म में निकालने का। अब देखो A1 और D1 जो है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और वो तो हम लोगों ने अभी देखा था ना, A1 D1 कौन है रे, DV, और ये कौन है A2 D2 कौन है रे, DV। तो हम लोग इसको तो रीअरेंज कर सकते हैं, ये तो DV हो गया, सो P1 DV, और ये कौन हो गया माइनस P2 DV, ये तो वॉल्यूम के टर्म में आ गया। अगर मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से तो चलेगा कि देखो P1 माइनस P2 ब्रैकेट के बाहर dV, क्योंकि dV dV दोनों में से कॉमन आ गया, और फाइनली ये इक्वेशन बन गई वर्क डन इज इक्वल टू दिस, मतलब ये बन गई इक्वेशन थर्ड। ठीक है क्या बच्चों, इक्वेशन थर्ड को लिख दिया बच्चों, मैंने लिख दिया है, आप मत लिखना अभी, आप तब लिखना जब मैं बताऊंगा आपको। चलो ठीक है, अभी लिखना भी है तो लिख भी सकते हो आप लोग, वीडियो को पॉज करो और यहां तक इक्वेशन तक पहुंचो, जो भी डाउट्स होंगे तो यहीं से पीछे वीडियो को जाके फिर से एक बार चेक करो। ठीक है बच्चों, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। हम लोगों ने सबसे पहले देखो निकालने का क्या है, प्रेशर का डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, करेक्ट है। अब इस प्रेशर के डिफरेंस को निकालने के लिए, मतलब P1 P2 को निकालने के लिए हम लोग पहले निकालेंगे वर्क डन और इसको इक्वेट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, एंड मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो उन दोनों को इक्वेट करके लाने का है। तो अभी हम लोगों ने इसलिए पहले निकाला वर्क डन। अब हम लोग इसी को
इसके ही इक्वल वर्क डन होगा, उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम लोगों को दो चीजें चाहिए, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। उन दोनों को ऐड कर देंगे, काम खत्म। और वो दोनों भी, चेंज इन द एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन, ये आ जाएगा। और ये जिसको नहीं पता बच्चों, हम इतने तो गधे नहीं है कि अगर किसी को भी एनर्जी निकालने की है तो हमेशा वर्क डन निकालना पड़ता है। याद रखना, वर्क डन और एनर्जी, इसलिए तो वर्क डन जूल में होता है, एनर्जी भी जूल में होती है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट क्वांटिटीज है या इक्विवेलेंट क्वांटिटीज है, सेम तरीके से काम करती है। समझे बच्चों? चलो यहां तक आ गए। अभी हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं ऊपर चल रहा हूं, अभी इसको थोड़ा सा हटा लेंगे आगे। बाद में हम लोग इक्वेशंस को दिखाएंगे भी आपको, तो तब तक हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। देखो अभी अब हुआ क्या, हम लोगों ने एक वर्क डन निकाल लिया, एक ज्यादा वाले वॉल्यूम से लेके, सॉरी ज्यादा वाले रीजन, बड़े वाले वाइडर रीजन से लेके नैरो रीजन के, और जब वॉल्यूम ये जा रहा है तो उसका वॉल्यूम और उसका प्रेशर, उसके बीच में कैसा रिलेशन है वो अभी हम लोगों ने देख लिया, और उसके वजह से क्या वर्क डन होता है वो भी देख लिया। अब हमें निकालना क्या है? अब देखो क्या ये वर्क डन सिर्फ इसी के वजह से हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन इसमें एक कॉन्जर्वेशन ऑफ द फोर्सेस भी आ रहा है। एक सेकंड रुको बच्चों, इसमें कुछ जो फोर्सेस है जैसे कि मैकेनिकल फोर्सेस होते हैं उनका कॉन्जर्वेशन है, हमें भी पता है। तो देखो जैसे वाटर नीचे से, मतलब जस्ट अभी मैं एक रफ डायग्राम बना के रखता हूं तो आपको समझेगा। हाँ ठीक है। अरे तू भाग मत यार, बार बार भाग क्यों जाता है समझ में नहीं आता है जी। देखो यहां से लेके जब वाटर इधर फ्लो करेगा तो इधर वाटर की क्या होगी, एक काइनेटिक एनर्जी, और ये जाएगा ऊपर, तो यहां पे अभी जैसे जैसे ऊपर जाएगा यहां पे उसकी एक होगी पोटेंशियल एनर्जी भी। जैसे जैसे हाइट बढ़ जाती है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, लेकिन वाटर के फ्लो, अभी देखो यहां पे जाने के बाद फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल वर्क डन आ जाएगा। समझ गए? और इसलिए फिर याद रखना यहां पे इन टर्म्स ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, एज अभी हम लोग कह सकते हैं एज मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड, क्योंकि टोटल एनर्जी तो उतनी होती है ना, हम लोगों ने लॉ पढ़े हैं, और लॉ ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी जो होते हैं, काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्जन हो जाना, पोटेंशियल का काइनेटिक में जो भी होता है, हम लोगों को ये चीज तो पता होनी चाहिए कि एनर्जी टोटल कॉन्जर्व्ड होती है। सो एज द मैकेनिकल एनर्जी इज कॉन्जर्व्ड, कैन वी से दैट दिस वर्क डन इक्वल्स the change in the kinetic energy and change in the potential energy. So can I write therefore work done is equal to change in kinetic energy plus change in potential energy, और ये बनेगी बच्चों हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, जिसको मैं कहूंगा इक्वेशन 4। इसमें हम लोगों को वैल्यूज को पुट करना है, इसलिए ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, चलिए। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे भैया, चलो मैं बता देता हूं ये क्या है। नॉर्मली जब वाटर एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, कहीं से कहीं पे तो फ्लो कर रहा है, ओके, जहां से भी फ्लो करेगा एक ब्रॉडर रीजन से नैरो रीजन की ओर जा रहा है। अब ये होते वक्त डेफिनेटली वर्क डन तो हो रहा होगा। हम लोगों ने वर्क डन निकाला किसके टर्म में? प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में, जो इसके पहले वाली इक्वेशन थी। लेकिन अब हमें को पता है कि यहाँ पे हाइट पे था पानी, वो ऊपर चला गया, हाइट का डिफरेंस है, डेफिनेटली यहाँ के वाटर की पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ के वाटर की पोटेंशियल एनर्जी क्या अलग नहीं होगी? होगी। तो उसके बीच का डिफरेंस रहेगा चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। प्लस यहाँ से वहां जा रहा है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी भी है बच्चों, तो चलो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बदल गई। लेकिन आपको तो पता है ना, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ये किसके वजह से हुआ? वर्क डन की वजह से हुआ। तो वर्क डन इज नथिंग बट व्हाट? वर्क डन इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए अभी आप लोग? जो पहले वाली वर्क डन थी और ये जो सेकंड वाला वर्क डन है, ये दोनों का दोनों सेम है बच्चों। समझ गए? ये सेम है, बस वो सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से निकाल रहे थे और ये मैकेनिकल की टर्म में निकाल रहे हैं। अब ये तो ठीक है, अब ये निकालते वक्त कुछ पॉइंट्स हैं हमारे जिनके बीच में हम लोगों को निकालने का है। अभी देखो यहां पे पॉइंट P था
और यहां पे पॉइंट Q था, यहां पे पॉइंट R था, तो यहां पे पॉइंट S था। करेक्ट है क्या? अभी देखो P और Q के बीच में, पूरा ध्यान दो बच्चों, P और Q के बीच में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी निकालनी की ना आपको, तो मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली, तो उतनी रहने वाली है। Q और R के बीच में, और फिर P और Q के बीच में, और R और S के बीच में। तो अभी देखो सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं बिटवीन, क्योंकि हम लोगों को अगर काइनेटिक एनर्जी निकालने की तो मास पता होना चाहिए और वेलोसिटी। हाफ इंटू mv², ये जो होता है उसको निकालने के लिए पहले हम लोग मास को सही तरीके से लिखेंगे जिसको हमारी डिमांड है। तो चलो बिटवीन P एंड Q, मास सबसे पहले देख लेते हैं मास कितना हो जाएगा। तो मास हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, मास क्या होता है बच्चों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी तो हर जगह पे सेम है, इंटू P और Q के बीच में क्या हुआ बच्चों, वॉल्यूम गया, कितना गया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इंटू इसका डिस्टेंस D1। करेक्ट है कि नहीं? सो क्या ना राइट, A1 D1, ये हो गया इसका मास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सिंपल सी चीज है बच्चों, देखो एकदम आराम से इसको पहले देखो। अगर मैं इसी आधार पर यहीं की काइनेटिक एनर्जी निकालूं, सो काइनेटिक एनर्जी एट P एंड Q, बिटवीन द P एंड Q, तो कितनी है बच्चों, हाफ इंटू मास, मास कितना है रो A1 D1, ये अपनी जगह पे, इंटू V का स्क्वायर, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, इंटू V का स्क्वायर, लेकिन V कौन है, V1 है। यहां की वेलोसिटी कितनी है बच्चों, V1, यहां की वेलोसिटी है V1। तो ये सब हम लोग सिर्फ P और Q के बीच में देख रहे थे। तो P और Q के बीच में कितनी काइनेटिक एनर्जी, समझ गए? अब हम लोग एक काम करेंगे, सेम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, लेकिन किसके बीच में, R और S के बीच में। ओके बच्चों, नाउ बिटवीन व्हाट, R एंड S। ओए ओए ओए, ऐसा कौन S निकालता है, गधे, मतलब मैं खुद ही गधे जैसा हरकत किया हूं। अभी ध्यान दीजिएगा बच्चों, समझो, मान के चलो R और S के बीच में आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी की, तो फिर से वहां का मास पता होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूं बिटवीन R एंड S, मास कितना हो जाएगा, डेंसिटी तो वही है, लेकिन वहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन, A1 इंटू D1, ये हो गया डेंसिटी, ये हो गया वॉल्यूम, सॉरी A2D2। अब अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी की है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बच्चों, हाफ रो जैसे कि वैसा, और ब्रैकेट में A2D2, ब्रैकेट के बाहर V2 का स्क्वायर। करेक्ट है क्या? सही चल रहे हैं क्या हम लोग? अगर हम लोगों को ये काइनेटिक एनर्जी समझ गई, अब हमारे लिए जरूरी है कि चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कितना है। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं बच्चों, नेट काइनेटिक एनर्जी कहो या उसको चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी कहो, तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग। यहां की काइनेटिक एनर्जी फाइनल है, यहां की काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो, काम तमाम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या मैं इसको ऊपर लिखूं क्या, नहीं, यहां पे काम में आ जाएगा, जगह काफी है हमारे पास, तो बाद में हम लोग इसको यूज करेंगे। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बताओ बच्चों, दिस माइनस दिस। करेक्ट है क्या? मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, लेकिन क्या करें बोलो, डायरेक्ट लिख दूं, मतलब जो कॉमन है उसको पहले बाहर ले लेते, बाकी का काम तो ऐसे भी तमाम हो जाएगा हमारा। तो चलो देखते हैं इसको, सबसे पहले देखो एक काम करते हैं, हाँ चलो ठीक है, हाफ रो A2D2 इंटू V2 का स्क्वायर माइनस ये मान के चलो K2 है और ये मान के चलो K1 है, ठीक है, तो K2 माइनस K1 माइनस हाफ रो A1 D1 बाहर V1 का स्क्वायर। समझ गया? ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसको एक काम करो, इसमें से जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, और ये A2D2 और A1 D1 ये वॉल्यूम है ना, और दोनों वॉल्यूम सेम है, तो उसकी जगह पे आप लोग dV रख सकते हो वैल्यू, तो dV रखेंगे और कॉमनली वैल्यू भी निकालेंगे। तो देखो ये dV है, ये भी dV है, मतलब ये दोनों सेम है। अब जो जो इन दोनों में कॉमन है उसको बाहर ले लेते हैं। कौन है कॉमन? हाफ कॉमन है, रो भी कॉमन है, ये और ये dV है, तो ये इसको भी कॉमन ले लेते हैं बाहर, ये है dV, है कि नहीं। वॉल्यूम हम लोगों ने एकदम पहली इक्वेशन देखी थी, dV इज इक्वल टू A1 D1 इज इक्वल टू A2 D2, तो समझ गए होंगे आप लोग वो dV है।
तो ये dv आ गया। अब बचा कौन, ये अलग से इसको ब्रैकेट में ले लो, v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। ओके बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकल गया और यही है हमारी कौन सी इक्वेशन, ये थर्ड तो हो चुकी थी ना, फोर्थ हो चुकी थी, हाँ ये फिफ्थ इक्वेशन है फिर बच्चों हमारी, ये है हमारी फिफ्थ इक्वेशन। वेरी वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकल गया है। अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। क्या निकालेंगे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज। अब पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे निकलेगा आप सभी को पता होना चाहिए। सो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज क्या होता है, सबसे पहले बिटवीन P एंड Q, जैसे इधर निकाला था बिटवीन P एंड Q। अभी हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे वहां की, तो वो रहेगी P1 PE1। क्या रहेगी रे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अब यहां पे h जो है वो हाइट है, तो अभी लेकिन यहां पे जो हाइट ली थी हम लोगों ने रेफरेंस पॉइंट से, रेफरेंस पॉइंट से यहां की हाइट थी h1 और ये पॉइंट की हाइट थी h2। जी करेक्ट है क्या, इधर थी हाइट h2, तो एक हाइट h1 और एक हाइट h2, तो इसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। mg जैसे कि वैसे आ जाएगा। तो अभी देखो सबसे पहले देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी m जैसे कि वैसा, g जैसे कि वैसा, h1 इज इक्वल टू, लेकिन अभी मास तो पता है ना, इधर का मास निकालेंगे हम लोग। तो इधर का मास कितना है वो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वो भी देखो। मास क्या रहेगा सबको पता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम सेम है इंटू h1। अब यही बिटवीन, ये हो गया, ये खत्म हो गया। कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट, यहां पे P और Q के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाले। अब एट पॉइंट R एंड S या बिटवीन द पॉइंट R एंड S क्या होगा, एक और पोटेंशियल निकलेगी। सो बिटवीन R एंड S क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड क्या आएगी बच्चों, mg जैसे कि वैसा, h2 हाइट सेकंड के ऊपर डिपेंड करेगी, रो चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूम इनटू h2। अब मुझे निकालने का क्या है बच्चों, निकालने का कुछ नहीं है मुझे, बस पोटेंशियल एनर्जी का क्या निकालने का है, चेंज। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा रे बच्चों, P2 माइनस P1, PE2 माइनस PE1। तो हम लोग उसको माइनस को अभी कर लेंगे तो काम हो गया। तो यहां पे हम लोग इसको चेक करेंगे। सो ये निकलेगा P2 माइनस P1, सो दैट विल मेक इट रो dV H2 माइनस रो dV ओए बाबा, ओके ठीक है। कौन आ गया रे, dV इंटू H1। अब यहां पे एक काम करते हैं, चलो जो जो कॉमन है उसको बाहर ले लो, रो dV कॉमन है, ब्रैकेट में कौन होगा, H2 माइनस H1 आ गया क्या। ये कौन है बच्चा आपको, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन आ गया बच्चा, हमारी इक्वेशन 6। हाश, बड़े लंबे 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 जा रहे हैं, लेकिन सोचो सिर्फ वर्क डन क्या है, एक बार निकाल लिया। फिर वर्क डन के फॉर्मूला के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन का एक फॉर्मूला निकाल चुके हैं, उसको इक्वेट करेंगे। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उनकी भी फॉर्मूला पुट कर देंगे, सब इकट्ठा आ जाएंगे तो काम हो गया। तो चलो अभी आपको इक्वेशन सब दिखा रहा हूं मैं, ये सारी की सारी इक्वेशन जिन जिनको हम लोगों को यूज करने का है ना, वो सब काम वाली इक्वेशंस को मैं आपको बता देता हूं, बहुत जरूरी है। पहले मैं मार्कआउट कर रहा हूं, फिर किस में क्या क्या पुट करने का है वो समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये एक हो गई, ये एक हो गई जो बहुत जरूरी है हमारे लिए जी, और फिर ये एक हो गई। अभी इसमें एक्चुअली पुट करने का हमको, हमें क्या करने का, इसमें पुट करने का। किसको, देखो डेल्टा के ई की जगह पे इसको, और डेल्टा पी की जगह पे इसको, ये तो हो गया। इधर ये और ये इधर, ये तो पुट कर दी। ये कौन है, ये तो पहले भी निकाला था ना, ये तो पहले ही निकाला था, देख लो दिखा रहा हूं आपको, ये तो पहले निकाल चुके थे हम लोग। ये क्या इधर, तो इक्वेशन थर्ड को फोर्थ में पुट करने का, और किसको, इक्वेशन 5 को पुट करने का इधर, और इक्वेशन 6 को भी पुट करने का है, किसमें, 4 में। तो अभी आप लोगों का पूरा ध्यान यहां पे होना चाहिए। चलो मैं इसको थोड़ा सा भी यहां पे लेके जा रहा हूं,
ऊपर लेके जाएंगे हम। अभी मेरे लिए इतना बोर्ड इतनी बड़ी से डेरिवेशन के लिए इनफ नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा याद रखो कि ये हमारा जो काम हो जाता है ना वो थोड़ा सा इसकी वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा वो दिखाने के लिए प्रॉब्लम आ जाता है। सो नाउ पुट इक्वेशन थर्ड और फिफ्थ एंड सिक्स्थ इन इक्वेशन 4 वी गेट। तो इनको पुट करो और पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है बच्चों, लास्ट वाला काम है हमारा, और इसको पुट करेंगे और फाइनली वो बनेगा। देखो इधर कौन आया था, इक्वेशन थर्ड था W। अभी देखो W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये इक्वेशन 4 थी, इसमें W की जगह पे क्या पुट करेंगे, जो थर्ड इक्वेशन थी वो क्या थी, P1 माइनस P2। करेक्ट है क्या, P1 माइनस P2 इंटू dV। ये आ गया था हमारा पहला इक्वेशन। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी अभी हम लोगों ने देखी तो वो पांचवी इक्वेशन देखो, और उसके हिसाब से हाफ ओके रो क्या था, और dV V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। करेक्ट है क्या, आ गया इक्वेशन। और लास्ट में प्लस, अब हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का भी चेंज निकाला था बच्चों, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना है, देखो 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 इक्वेशंस चेक करो। अगर आप लोगों ने लिखी है इक्वेशंस तो और लिख भी लो, तो इक्वेशंस को वहां पे पुट करो और रो डीवी जी, रो डीवी इंटू जी H2 माइनस H1। करेक्ट है क्या, देख लो H2 माइनस H1। ओके, अब हम लोगों को यहां पे खेल खत्म करने का है। ठीक है, तो कैसे खेल खत्म करेंगे देख लो। इधर डीवी है, इधर भी डीवी है, इधर भी डीवी है, शहीद कर दो इनको, या हमारे इक्वेशन के लिए शहीद कर दो इनको, खत्म हो गया। इधर कौन बचा है देख लो फिर, तो इधर तो सिर्फ P1 और P2 बचा है, तो क्या मैं कह सकता हूं P1 माइनस P2। ओके ओके, इधर अब कौन बचेगा देख लो, हाफ, या आ गया रो V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस रो जी H2 माइनस H1। यही है यही है यही है बर्नौलीज इक्वेशन, ये है बर्नौलीज इक्वेशन। बच्चों क्या हम लोग वहां पहुंच गए हैं क्या, जहां पहुंचना था 5 6, अभी ये बन गई 7। हाँ जी, अभी हम लोग वहां पहुंच चुके हैं जहां पे हमको पहुंचना था। आज का दिन सफल हो जाएगा अगर आपको ये इक्वेशन समझ चुके हैं। अगर एप्लीकेशन नहीं समझते एक बार मैं समझ सकता हूं, अगर कोई भी चीज़ नहीं समझती दूसरी मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये क्या हुआ है ये समझो। यहाँ पे एक प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2 निकला है। प्रेशर 1 है ब्रॉडर रीजन में और प्रेशर 2 है नैरो रीजन में, और उन दोनों का डिफरेंस ये एक नंबर दे रहा है जो काइनेटिक एनर्जी का चेंजेस है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंजेस है, उनके वजह से ये आ रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाला है, और फाइनली हम लोगों को ये क्या हुआ है, एक इक्वेशन दी है। ये इक्वेशन फाइनल होती है, जैसे कि हम लोग कहेंगे इसको, ये जो फाइनल इक्वेशन है ये क्या देती है आपको, ये प्रेशर का डिफरेंस देती है बिटवीन द ब्रॉडर रीजन एंड द नैरो रीजन। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये हो गया। अब मैं बर्नौलीज का आपको स्टेटमेंट बताता हूं, स्टेटमेंट को समझ लो। स्टेटमेंट ये कहता है द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड बाय सराउंडिंग फ्लूइड। अब ये जो वर्क डन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, सराउंडिंग फ्लूइड की वजह से हो रहा है, इज इक्वल टू, लेकिन ये इक्वल है। अब देखो सराउंडिंग वाला जो है ना वो उसके ऊपर से वर्क डन हो रहा है, लेकिन ये इक्वल है किसके, मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल है। अब मैकेनिकल एनर्जी में कौन है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, प्लस मतलब ये इक्वल है टू द सम ऑफ चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। ये इसका स्टेटमेंट आएगा। अब जो दिख रहा है वो लिखने का, बस ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसी इक्वेशन को हम लोग देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को कैसे क्या, वो अभी थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, उसमें टाइम नहीं देंगे क्योंकि हम लोगों को आज ही एप्लीकेशंस भी खत्म करने हैं, और हमारे पास टाइम कितना बचा है बच्चों, थोड़ा सा ही टाइम बचा बच्चों। एप्लीकेशन देखने बच्चों बहुत लंबा काम है, तो प्लीज आप लोग यहां पे ध्यान दो कि यही इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू,
मतलब हम लोग इसको जब सॉर्टिंग करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा, इज इक्वल टू P2 हाफ प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2, ऐसा हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इन दोनों को देखते हुए समझ में आ रहा है बच्चों कि प्रेशर एट पॉइंट 1, प्रेशर एट पॉइंट 2, या ये जो भी सारी चीजें है ये सब 1 पॉइंट और सेकंड पॉइंट की जो हम लोग देख रहे, तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जिसके बीच में हम लोग उसको देख रहे थे P और R के बीच में, तो वहां पे हम लोग देखेंगे तो ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं। तो क्या हम लोग कह सकते हैं, देयरफॉर, हटा दो इनको फिर, P इज इक्वल टू सॉरी P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH इज कांस्टेंट। क्या हम लोग लिख सकते हैं? हाँ जी, हम लोगों ने लिख दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये हो चुका है हमारा काम तमाम। अब बचे हैं बर्नौलीज के एप्लीकेशंस में भी आप लोगों को दो जगह पे फॉर्मुलेशंस आते हैं, लेकिन वो बस समझाने के लिए, तो उसको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। बस वहां पे बर्नौलीज का इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करना होता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आ जाएगा। चलिए बच्चों, चलो क्या देख रहे हैं? एप्लीकेशन देख रहे हैं। किसका? एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। उसमें सबसे पहले अगर आपको कुछ आता होगा बच्चों तो वो है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, कुछ लोगों को पता नहीं होगा ये वर्ड का मीनिंग। तो एफ्लक्स का मतलब होता है बच्चों, ये जैसे कोई वाटर बाहर जाता है ना, तो उसका वो जो फ्लूइड है, फ्लूइड आउटफ्लो कहते हैं उसको, तो ये इसका मतलब है एक्चुअली फ्लूइड आउटफ्लो। ठीक है, चलो अब इसको देखने के लिए मैं एक बेसिक सी डायग्राम बना देता हूं। एकदम सिंपल सी डायग्राम है, ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जैसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ जी बच्चों, इधर ध्यान दो, समझो यहाँ पे एक लेवल है किसी की भी, मतलब जैसे यह यहाँ से आएगा, ये यहाँ से जाएगा, ये भी ऐसे घूम के आएगा, ये इधर वाली भी लाइन ऐसे घूम के आ जाएगी, ये इधर वाली भी लाइन ऐसे घूम के आ जाएगी। हाँ जी। चलो बच्चों, टॉरिसेलीज क्या कहते हैं हम लोग इसको? टॉरिसेली एक भाई साहब थे, एक साइंटिस्ट होंगे, भाई साहब, मैं सबको भाई साहब ही बोलता हूँ उनको, ये बड़े भाई लोग हैं हमारे। तो इन्होंने किसी चीज़ को खोजा था और इन्होंने हमें कुछ चीज़ों के बारे में बताया था। तो ये भाई साहब क्या बता रहे थे, देखो, द स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम द ओपन टैंक, स्पीड ऑफ एफ्लक्स फ्रॉम द ओपन टैंक is given by the formula that is identical to the free falling body. फ्री फॉलिंग बॉडी तो समझते होंगे आप लोग। मान के चलो मैंने अभी ये वॉलेट है, इसको मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, दैट इज अ फ्री फॉल, दैट इज अ फ्री फॉल। हाँ, उसमें एयर का रेजिस्टेंस होता है, ये वो सारी चीजें हम लोगों को पता है, लेकिन उसको निगलेक्ट कर दो तो काम हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैंने अगर मान के चलो यहाँ पे है प्रेशर P, थोड़ा सा अलग से पेन में लेते हैं, अभी दिखना जरूरी है उसका। यहां पे मान के चलो यहाँ पे है प्रेशर P और यहाँ पे है प्रेशर P0। ओके, सो प्रेशर एक जगह पे P लिया, यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A2 और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो है A1। अगर देखा जाए तो A2 जो है ये काफी छोटा है A1 से, करेक्ट है कि नहीं? जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इधर, आउटफ्लो वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उससे छोटा है, करेक्ट है कि नहीं? नाउ देखो ध्यान दीजिएगा, हमें निकालने का है कि जब वाटर यहां से निकलेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये है आपका ओरिफिस कहते हैं, ये वाला जो रीजन है ना, ये है ओरिफिस। यहां से लेके इधर तक का मतलब टॉप सरफेस का हाइट कितना है बच्चों? h ले लिया। ओके बच्चों, सो ओरिफिस से लेके वाटर की जो लेवल है ऊपर तक दोनों भी ओपन है, और इसलिए फिर होगा ये कि दोनों के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। समझ रहे हो ना? तो दोनों के ऊपर क्या रहेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इसलिए फिर दोनों के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा बच्चों वो कैसा रहेगा? दोनों का इक्वल, क्योंकि दोनों भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी पे भी होगा तो वो इक्वली अप्लाई होता है। नाउ बाय बर्नौलीज थ्योरम,
बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से। अभी लास्ट वाली हम लोगों ने एक इक्वेशन देखी थी, आपको याद है क्या? अभी देखो तो वो सबसे पहले देखो P0 प्लस हाफ, अभी हम लोगों ने देखा था ना P प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर वगैरह ऐसा, तो यहां पे आएगा रो V1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी का भी एक था रो G, यहां पे एक ही हाइट है इसलिए H इज इक्वल टू अब ये किसका हो गया? एक एंड का। वैसे ही किसका निकलेगा? दूसरे एंड का, है कि नहीं? इज इक्वल टू तो PO प्लस 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 हाफ रो V2 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्या बना दिया है सर आपने? बता देता हूं बच्चों, बिना आपको कुछ बताए मैं आगे नहीं चलूंगा बच्चों, इतना तो पक्का है कि आपको एक्सप्लेन किए बिना नहीं जाऊंगा। देखो दो इक्वेशन तो सही रहेगी। देखो उधर भी एक नैरो एंड था, उधर भी एक ब्रॉड एंड था, इधर भी एक ब्रॉड एंड है, इधर भी एक नैरो एंड है, तो यहां का एक प्रेशर है, यहां का एक प्रेशर है, लेकिन दोनों का प्रेशर सेम है। देखो क्यों? क्योंकि दोनों भी एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है। चलो तो इधर काइनेटिक एनर्जी, इधर भी काइनेटिक एनर्जी, हाफ रो V1 स्क्वायर हाफ रो V2 स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी आ गई। लेकिन 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 यहां पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन वहां पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब देखो यहां की पोटेंशियल एनर्जी मैंने ले ली है रो GH, क्योंकि ये वाटर ओरिफिस जहां पे हम लोग चेक कर रहे हैं उससे हाइट पे H पे, लेकिन ये पॉइंट पे हाइट कितनी बच्चों? 0, तो यहां की हाइट 0, इसलिए इधर की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? समझो, थ्योरी लिखवा नहीं रहा हूं मैं, हर बार हर चीज में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इतना लेंथी है ऑलरेडी, इसको हम लोगों को बोर्ड सफिशिएंट नहीं लग रहा है। तो चलो देखते हैं हम लोग। अभी देखो, ध्यान दो बच्चों, पूरा ध्यान दो। ये जो है ना, ये जो है, ये बर्नौलीज थ्योरम की वजह से हमको समझा। अब हम लोग एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोगों को A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 देखा होगा ना आप लोगों ने। सो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता है? A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 था, करेक्ट है कि नहीं? तो अगर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, देयरफॉर V1 कितना बन गया रे? A2 अपॉन ये A1 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर जाके डिवाइड कर देगा इनटू V2, करेक्ट है क्या? am I राइट? ये जैसे वैसा, बस A1 इधर जाके डिवाइड करेगा, करेक्ट है ना? अब देखो इस V1 की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे बच्चों यहां पे, और सारी की सारी इक्वेशन आ जाएगी V2 की टर्म में। क्यों? यही तो है ना, हमें जिसको निकालना है उसकी टर्म में लेके आएंगे ना। V1 की जरूरत नहीं, V1 तो हमें निकालना नहीं है, हमें निकालने का है V2, जो ओरिफिस से आने वाली वेलोसिटी हमें निकालने की, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, समझ गए? तो उसको निकालने के लिए हम लोग V1 को रिप्लेसमेंट दे देंगे, किससे? इससे। तो चलो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं बच्चों, चलिए ध्यान दीजिएगा बस, हाँ इतना काफी जी। चलिए अभी ध्यान दीजिएगा, पुट दिस, पुटिंग दिस मीन्स दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां इक्वेशन फर्स्ट है, वी गेट, हमें क्या मिलता है बच्चों? हमें मिलेगा क्या? कहां है ये? इधर। तो बाकी सारी की सारी इक्वेशंस को जैसे कि वैसे ही रखना है, बस हम लोगों को कुछ माइनर से चेंजेस करने हैं। और माइनर से चेंजेस क्या कहते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा। अभी यहां पे तो ये प्रेशर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम है, तो इसको तो खत्म हो गया किस्सा। अब इनका भाई साहब का सवाल है, हाफ अपनी जगह पे, रो अपनी जगह पे, लेकिन V1 की जगह पे कौन? ये V1 का स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? A2 अपॉन A1 इसका स्क्वायर, और बाहर V2 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इधर V2 का स्क्वायर। समझे मैंने क्या किया? V1 का स्क्वायर लिया, तो V1 ये है, तो इसका स्क्वायर, तो इन दोनों का भी स्क्वायर, तो A2 अपॉन A1 उसका स्क्वायर इनटू V2 का भी स्क्वायर, तो V2 स्क्वायर आ गया, प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर। करेक्ट है क्या? समझ में आ गया? अभी हमें जिसको निकालने का ना उसको एक साइड में लेके जाओ, हमें निकालने का V2 को, तो V2 को एक साइड में रखेंगे और बाकी सारी टर्म को दूसरी साइड में लेके जाएंगे। करेक्ट है क्या? अभी ये ऐसा करते वक्त हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, देखो कुछ चीजों को, अभी ये हाफ हाफ बड़ा परेशान कर देता है बच्चों, तो परेशानी को हटा देते हैं। रो तो वैसे भी कॉमन है, ये तो पहले हट जाएगा। रो हट गया, इधर 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 हर जगह पे है, कट गया।
अब इसको एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 2 2 कैंसिल, इधर 2 लग जाएंगे और इधर का भी ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग, ये कैंसिल हो गया, इधर कौन बचेगा, a2 अपॉन a1 का स्क्वायर प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा gh 2gh इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा बच्चों, v2 का स्क्वायर। आगे बच्चों, यहां पे आगे, अभी हम लोग थोड़े से ही दूरी पे रह गए बच्चों, चलो ध्यान दो, आप लोग मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं इसलिए डायग्राम के हर जगह पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लास्ट वाली इक्वेशन तक पहुंचने के लिए सबसे अंत में देखो इसको क्या करेंगे अभी हम लोग। सो हम लोग फाइनलाइज करने के लिए इसको जो निकालने का है ना उसको ढंग से चेक करते हैं। एक काम करो, अरे इधर कुछ तो रह गया, हाँ इधर v2 का स्क्वायर रह गया, हाँ जी। अब देखो बच्चों, हम एक काम करेंगे, हमें v2 के स्क्वायर को निकालने का है ना, तो उसको एक साइड में रखो और बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड में लेके जाओ। तो चलो 2gh अपनी साइड में, इसको इधर ही रखो, इसको इधर भगाओ, इसको इधर भगाएंगे, v2 का स्क्वायर इधर ऑलरेडी है, अब ये इधर एडिशन में था, इधर जाके सब्ट्रैक्शन में चला गया और बन जाएगा a2 अपॉन a1, करेक्ट है, a2 अपॉन a1, इसका क्या है बच्चों, स्क्वायर इंटू v2 का स्क्वायर। अब इन दोनों में v2 का स्क्वायर कॉमन है, उसको बाहर ले लो, तो v2 का स्क्वायर कॉमन, इसको बाहर ले लिया। मैंने कहा था आपको बोर्ड हमें कम पड़ता है जी। तो v2 के स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, इसमें से v2 को बाहर ले लिया तो इधर बचेगा 1 माइनस, इधर कौन बचेगा, a2 अपॉन a1 का स्क्वायर, v2 तो चला गया कॉमन, ये कौन बन जाएगा 2gh। लास्ट वाले पार्ट पे पहुंच रहे, एज a2 इज टू स्मॉल देन a1, ऊपर वाले एरिया से नीचे वाला एरिया बहुत कम है, अब ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग छोटा है, छोटे को अगर बड़े से डिवाइड करते हो वो 0 पॉइंट समथिंग 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 आ जाएगा, मतलब टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब 0 का स्क्वायर ये 0, 1 माइनस 0 1, तो 1 इंटू v2 स्क्वायर, v2 का स्क्वायर। तो ये लिखने का कुछ सवाल ही नहीं बचता है, बस हमारे पास एक ही चीज है, ये लगभग कैंसिल हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं इसमें। सो इधर बचेगा 2gh इज इक्वल टू, या इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर। लेकिन हमें v2 का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, तो v2 चाहिए, देयरफॉर कैन आई राइट v2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो इसको भी स्क्वायर रूट कर दो, अंडर रूट 2gh आ गया। ये कौन है भाई साहब, ये वो फॉर्मूला है जिसके हम लोग तलाश में थे कि अगर किसी छोटे से ओरिफिस में से अगर वाटर जा रहा है तो उसमें उसकी वेलोसिटी या कहो उसकी स्पीड कितनी होगी। समझे बच्चों, ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया हमारा काम। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड एप्लीकेशन, थोड़ा जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर लेता हूं और फिर हम लोग इस चैप्टर में खत्म हो चुका है हमारा काम। अभी सेकंड जो है वेंचुरी ट्यूब है, ठीक है बच्चों, वेंचुरी ट्यूब देखो, वेंचुरी ट्यूब में कुछ नहीं होता है बच्चों, एक ऐसी ट्यूब है समझो, मान के चलो, ओए 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 क्या कर रहा है भाई, ठीक है चलो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर से हम लोग उसको ब्रेकिंग करेंगे, इधर से एक उसको ये करेंगे, यहां से फ्लो जा रहा है, ठीक है, ये इधर से फ्लो जा रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। थोड़ी सी डायग्राम आप भावनाओं को समझो, बस मुझे क्या निकालने का था, ये है वाटर का फ्लो, ओके, वाटर या कोई भी चीज, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से ये अपर उसको एक एंड है और यहाँ पे एक लोअर एंड है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये छोटा सा जहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना यहाँ पे, उसकी वजह से यहाँ पे ध्यान दो, पेन चेंज करना पड़ेगा जी। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कुछ छोटा सा और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा कुछ बड़ा सा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, करेक्ट है क्या बच्चों। अब यहाँ पे कुछ प्रेशर होगा P1, यहाँ पे प्रेशर होगा P2। अब देखो इसके वजह से यहाँ पे कुछ वाटर चला गया ऊपर, यहाँ पे चला गया कुछ यहाँ पे। अब ये लेवल और ये लेवल के बीच में कुछ हाइट है बच्चों, करेक्ट है क्या बच्चों, तो हाइट का डिफरेंस है ना। अब देखो सिंपल सी चीज है बच्चों, जब यहां पे क्या हुआ, देखो हम लोग इसीलिए पहले भी बात कर रहे थे, वेंचुरीमीटर में भी देखो क्या होता है। अभी इन दोनों की लेवल तो सेम है, जैसे ही पानी छोटे से एरिया में से जाएगा, नैरो एरिया में से जाएगा, पानी की स्पीड बढ़ जाएगी, पानी की स्पीड बढ़ जाते ही इधर क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए इसका वाटर का लेवल देखो इतना ही रह जाता है और जबकि इसका ऊपर चले जाता है।
आपको लगेगा भैया फिर यहां से, ऐसा नहीं है, हम लोग सेम लेवल पे लेंगे तो भी ऐसा ही पाएंगे। समझे क्या आप लोग? ओके बच्चों, अब अगर हम लोग इसको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखो बाय बर्नौलीज इक्वेशन सबसे पहले देखो इधर का और इधर का दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो जिन दोनों के बीच में हम लोग लगा रहे हैं, देखो प्रेशर P1 प्लस हाफ रो, अब ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से, तो यहां की वेलोसिटी उसका स्क्वायर प्लस, अभी उसको पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं निकालेंगे क्योंकि इधर की पोटेंशियल एनर्जी और इधर की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पे है तो उसको लेने का नहीं, वो कैंसिल हो जाएगी, तो इसको ना लेते हुए हम लोग इसको इज इक्वल टू इधर का प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर। करेक्ट है क्या बच्चों? ये आ गया बच्चों? तो अभी एक काम करो, P1 और P2 के बीच का डिफरेंस निकालने का है, तो P1 को इधर भगाओ, सॉरी P2 को इधर भगाओ, तो ये बनेगा P1, ये इधर एडिशन में इधर माइनस होगा, तो इधर जाके क्या होगा बच्चों? माइनस। क्या कर रहा हूं मैं बीच बीच में, माइनस P2 इज इक्वल टू बच्चों, अब इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके आ जाओ, तो इधर कौन है बच्चों? हाफ रो V2 का स्क्वायर, इसको इधर लेके आ गए, माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर, हाफ रो दोनों में कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। आ गया क्या बच्चों? P2 माइनस P1 माइनस P2। क्या ये देखा देखा सा लग रहा है क्या आपको? देख लो बच्चों, हो गया, फिर खत्म है। अब अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन इसको यहां पे खत्म नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है बताता हूं। अब यहां पे अगर हम लोगों को इसको किसी के साथ में इक्वेट करना है, प्रेशर का डिफरेंस हम लोगों को पता है ना, किसके हिसाब से पता है? वो लिक्विड कॉलम में पता था ना हम लोगों को। अब यहां पे इस हाइट से लेके इस हाइट के बीच में, यहां पे ये हाइट और ये हाइट के बीच में हाइट कितना है? h, मतलब ये एक लिक्विड कॉलम है, इसमें भी प्रेशर का डिफरेंस है, तो वो P1 माइनस P2 अगर निकालेंगे हम लोग तो वो आएगा H रो G। अब ये हो गई समझो हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ये कौन है? P1 माइनस P2, ये भी कौन है? P1 माइनस P2। तो दोनों अगर सेम है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? H रो G, मतलब ये इक्वेशन सेकंड, और ये दोनों को अगर हम लोग इक्वेट कर देते हैं, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ओ थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ज्यादा कॉर्नर में हो गया, ठीक है, V1 का स्क्वायर। तो अब देखो रो रो वैसे भी कैंसिल हो रहे हैं, और बचेगा क्या अभी हमारे पास? 2GH के हिसाब से, अभी देखो ये 2 इधर चले जाएगा, 2GH इज इक्वल टू कौन बचा? V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्या ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है? थोड़ी देर पहले देखा था इसको, सेम है, सेम है, सेम है। आखिरी वाली चीज बताने जा रहा हूं, 2 ही एप्लीकेशन बचे हैं, 2 या 3 जो भी है, लेकिन उसको थ्योरी है सिर्फ, मैं डायग्राम से ही बताऊंगा, इसको कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, तो बस सुन लो, इसको ध्यान से सुन लो एक बार बस, ठीक है बच्चों जी। चलिए अब देखो बच्चों, लिफ्टिंग ऑफ द एरोप्लेन। एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं ये आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ इस तरीके से होते हैं। जैसे ही बच्चों क्या हो जाता है, यहां पे हवा आ जाती है, सॉरी, यहां पे जो है ना वो क्राउडेड रीजन तैयार हो जाता है, क्राउडेड, यहां से अपना बहते रहता है, नॉर्मल फ्लो चलते रहता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्राउडेड जहां पे हो गया, अब होगा क्या बच्चों? यहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि फटाक से स्पीड से नहीं निकल जाता है, यहां पे वेलोसिटी बढ़ जाती है। जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी फ्लो की, एयर के फ्लो की, क्या हो जाएगा? यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं इधर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब ये नॉर्मल प्रेशर और ये लो प्रेशर, क्योंकि ये लो प्रेशर है, ये लिफ्ट करने के लिए काम में आ जाता है। जैसे एरोप्लेन भागता है, जब भी ये अपवर्ड फोर्स मिलेगा इसको, क्या होगा? ये अब अपवर्ड फोर्स मिलेगा इसको। अब होता क्या है, जब ये एरोप्लेन अपने ट्रैक पे भागेगा तो अपवर्ड फोर्स जैसे ही एरोप्लेन के वेट से ज्यादा हो जाता है, एरोप्लेन टेक ऑफ कर लेता है। समझे आप? ठीक है, तो ये टेक ऑफ करने के लिए जरूरी हो जाता है, ठीक है, इसको बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं। दूसरा है एटोमाइजर। एटोमाइजर पता है कि आपको एटोमाइजर क्या है? एटोमाइजर में क्या होता है, देखो आप लोगों ने वो पिचकारी देखी ना होली की, बस वैसा एक समझो, ऐसे मान के चलो एक स्ट्रक्चर है जिसके आगे एक छोटा सा एंड है, इसके नीचे हम लोगों ने एक लिक्विड रखा है समझो,
और इस लिक्विड के ऊपर ऐसा एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। अब देखो, ध्यान दो क्या होता है, देखो, और इसमें एक सिलेंडर है जो मूवेबल है। ओके बच्चों, अब देखो होता क्या है, जब आप लोग इसको आगे पुश करोगे तो हवा जो है वो आगे जाएगी। जैसे ये हवा यहां पे जाती है, इसकी हवा की स्पीड बढ़ जाती है कि नहीं, इसकी हवा की स्पीड बढ़ते ही यहां पे स्पीड बढ़ते ही क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, और यहां पे लो प्रेशर है, नीचे हाई प्रेशर है, तो पानी ऊपर आ जाता है। मैंने कहा था ना स्प्रे वगैरह में यूज किया जाता है, तो वो यही है। जनरली जब आप लोग डिओड्रेंट का वो या किसी भी चीज का जैसे वो दबा देते हो तो क्या हो जाता है, उसका एक नॉब जो है वो नॉब के आगे वो एक पाइप होता है, देखो अंदर, तो अंदर वाला जो पाइप है उसके ऊपर की जो हवा है वो फोर्स से ढकेली जाती है। जैसे ही वो फोर्स से ढकेली गई वहां पे लो प्रेशर और नीचे से हाई प्रेशर की वजह से पानी अपवर्ड आ जाता है और फिर बाहर फेंका जाता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में अगर हम लोगों को देखने का, कुछ देखने का नहीं, कुछ है नहीं, घर में देखो, जब भी कभी हवाएं बहुत जोरों से फ्लो करती है तो जैसे ही हवाओं का बहाव जैसे ये टीन पे आ गया, अभी एक्चुअली आपको क्या लगेगा, हवा इसको दबा रही होगी। ठीक है, आपको लगेगा हवा इसको दबा रही है, हवा की स्पीड ज्यादा है इसलिए यहां पे प्रेशर जो है ये कम हो चुका है। किससे, अंदर वाले प्रेशर से। यहां से प्रेशर है पी और यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां से है प्रेशर पी। अब हो ये जाता है कि अंदर वाला जो प्रेशर है पीओ ये ज्यादा हो जाता है पी से, तो ये पतरा उड़ जाएगा, ये टीन उड़ जाएगी। समझ गए? हाँ, पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। इसमें कुछ चीजों को मैंने थोड़ा सा भगाना पड़ा क्योंकि टाइम के एडजस्टमेंट है बच्चों। ऑलरेडी हम लोग काफी ज्यादा लेक्चर्स ले चुके हैं, तो बच्चों हम लोग इसी को अभी, इस चैप्टर को अभी यहां पे रोक देते हैं और फिर वापस से अगले चैप्टर्स में आराम से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अपना केयर करो। कोविड चल रहा है, वापस से एक बार थोड़ा सा लक्षण दिख रहा है तो आप लोग थोड़ा सा सेफ रहिएगा और बने रहिएगा हमारे चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक पर। बाय बच्चों, टेक केयर।